आज हमारे साथ बैठकी में मौजूद हैं डॉक्टर अरेका बंसल। डॉक्टर अरेका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज ललन टॉक में। थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए। पिछले कुछ समय में अचानक से दुनिया भर में गंजापन जो है उसकी समस्या बढ़ी है। बॉल्डनेस और गंजापन की प्रॉब्लम हमेशा से थी। हमारी लाइफस्टाइल जो है पहले के ज़माने की बजाय अब की बार काफ़ी डिटीरियोरेट हो रही है, तो इसलिए बॉल्डनेस तो उनको आएगी, बट जो पहले लेट एज पे आती थी अब यंगर एज पे आ रही है। हम जो हिंदुस्तानी हैं, हमारे बालों की क्वालिटी तो बहुत अच्छी मानी जाती थी, बिल्कुल घने बाल होते थे, बालों के लिए काफ़ी फेमस है हम लोग। तो हमारे साथ भी दिक्कत क्यों शुरू हो गई? हाँ, कुछ रेसेस हैं जैसे कि कोरियन, चाइनीज़, वो उनमें रेशियल प्रीडिस्पोजिशन कम है गंजेपन का, बट उनके अलावा मेरे हिसाब से ये जो गंजेपन की समस्या है भारत में और बाकी कंट्रीज़ में भी इक्वली प्रेवलेंट है। किन लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सही नहीं है? लोग सोचते हैं ट्रांसप्लांट से बहुत घने बाल आ जाते हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर कोई अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस में आए, जब आपके सारे बाल प्रिजर्व्ड हैं, सिर्फ झड़ रहे हैं ज़्यादा, गंजापन दिख नहीं रहा, तब ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लिया फिर लाइफ भर उनको कोई चिंता नहीं करनी। कुछ बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको NW6/7 कहते हैं, ये क्या होता है? तो देखिए, नॉर्वुड ग्रेडिंग ऑफ बॉल्डनेस में क्या है कि हम्प्स भी थोड़े नीचे चले जाते हैं, पीछे का जो एरिया है क्राउन वो भी साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है। मतलब ये काफ़ी ऐसी वाली स्टेज है कि भाई सर पे बहुत कम बाल अब रह गए, इसके बाद पूरा गंजापन ही आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। आजकल एक चलन और चल रहा है जिसको कह रहे हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट। मैंने देखा है बहुत यंग लड़के जिनकी बियर्ड काफ़ी कम है, वो एकदम से रश कर रहे हैं बियर्ड में बाल लगवाने के लिए। मैं उन सबको सावधान करना चाहूँगी कि इस चक्कर में ना पड़े। जिसकी बियर्ड बिल्कुल नहीं है उसको थोड़े से बाल लगा के हम थोड़ी सी बियर्ड दे सकते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट अपने आप में एक रिस्की सर्जरी है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है और एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। अगर सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को एड्रेस करके ही सर्जरी की जाए तो ये चांसेस नहीं होंगे। हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, इनकी जनरेशन में क्या होता था कि बालों का झड़ जाना, गंजापन, ये सब एक उम्र के बाद होता था। अब वक्त के साथ ये जो उम्र है वो घटती जा रही है। अब हाल ये है कि लोग 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बालों के झड़ने से परेशान हैं, गंजेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। और हर वो इंसान जो इस वक्त गंजेपन का सामना कर रहा है उसके मन में हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर आता है। और जैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में वो सोचता है उसके मन में ढेर सारे सवाल आ जाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, खर्चा कितना आ जाएगा। तो अगर आपने भी कभी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा है या इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आज आपका लकी डे है, क्योंकि आज हमारे साथ बैठकी में मौजूद हैं डॉक्टर अरेका बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर यूजेनिक्स हेयर साइंसेज, गुरुग्राम से। डॉक्टर अरेका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज ललन टॉक में। थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू ऑल द क्वेरीज दैट यू हैव। बिल्कुल। शुरुआत तो सबसे पहले डॉक्टर अरेका इस चीज़ से करते हैं कि आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सालों से हैं, काफ़ी साल हो गए हैं आपको जी। मुझे एक बात बताइए, क्या इस वक्त दुनिया एक बॉल्डनेस एपिडेमिक का सामना कर रही है? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि क्या पिछले कुछ समय में अचानक से दुनिया भर में गंजापन जो है उसकी समस्या बढ़ी है? मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करूँगी, बिकॉज मेरे हिसाब से बॉल्डनेस और गंजापन की प्रॉब्लम हमेशा से थी, पर पहले सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे। पहले हम अपनी लुक्स को लेके, स्किन की केयर को लेके, हेयर की केयर को लेके इतने कॉन्शियस नहीं थे। अब ऑप्शंस खुलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोग बॉल्डनेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट हाँ, ये बात भी सही है कि जो एज ऑफ ऑनसेट कम हुई है, इसका रीज़न है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है पहले के ज़माने की बजाय अब की बार काफ़ी डिटीरियोरेट हो रही है। हमारे खान पान में कमी है, स्लीप साइकिल काफ़ी लोगों का डिस्टर्ब्ड है, स्क्रीन का एक्सपोजर टाइम काफ़ी बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ों के कारण स्ट्रेस बढ़ गया है। तो स्ट्रेस की वजह से गंजेपन की जो एज है वो डेफिनेटली घट गई है। बट अगर आप वैसे देखें, 50% या 60% से ज़्यादा मेन को बॉल्डनेस एक्सपीरियंस होती ही है एनी टाइम इन देयर लाइफ टाइम, बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस, बिकॉज उनके फादर, ग्रैंडफादर को भी बॉल्डनेस था, तो इसलिए बॉल्डनेस तो उनको आएगी, बट जो पहले लेट एज पे आती थी अब यंगर एज पे आ रही है। तो पुरुषों में ही गंजेपन की समस्या ज़्यादा क्यों है? देखिए, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपकी DHT एक हार्मोन होता है जो कि एक अच्छा हार्मोन है जो हमारी मसल बिल्डिंग और स्टेमिना में हेल्प करता है, तो वो हार्मोन मेन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, विमेन में वो मेल हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है। तो क्या है कि मेन में जो हेयर की रूट्स हैं वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव होती है,
दैट सेंसिटिविटी इज़ यूजुअली जेनेटिकली, यानी कि अगर आपके फादर ग्रैंडफादर को जेनेटिक सेंसिटिविटी थी तो आपको भी सेंसिटिविटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उस मेल हार्मोन की वजह से आपको गंजापन आएगा, क्योंकि उस मेल हार्मोन का कंटेंट फीमेल्स में काफ़ी कम होता है, इसलिए इसकी इंसिडेंस फीमेल्स में कम देखी जाती है। फीमेल्स में जो हेयर लॉस है, महिलाओं में हेयर लॉस के रीजंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थायराइड की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, खान पान की कमी और लाइफस्टाइल रीजंस, वो प्ले करते हैं रोल इन विमेन। बट मेन में जो है इट इज़ मोस्टली जेनेटिक। तो अगर किसी का खान पान लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है बट बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो भी उनको गंजापन होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए उनको पहले से अगर वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, अगर खासकर उनकी फैमिली हिस्ट्री में है, यंग एज से दवाइयाँ ले रोकथाम के लिए, तो वो बॉल्डनेस को पोस्टपोन कर सकते हैं या प्रिवेंट भी कर सकते हैं। वो एंटायरली डिपेंड करेगा कि उनकी बॉडी दवाइयों को लेके कितना रिस्पॉन्सिव है। बट इट इज़ मच मच मोर कॉमन इन मैन देन विमेन। अच्छा, हो सकता है मैं ये गलत हूँ इस चीज़ को लेके, इस फैक्ट को लेकर के, पर हम जो हिंदुस्तानी हैं हमारे बालों की क्वालिटी तो बहुत अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल घने बाल होते थे, बालों के लिए काफ़ी फेमस है हम लोग। तो हमारे साथ भी ये दिक्कत क्यों शुरू हो गई है? क्या इसके पीछे वजह सिर्फ हमारा जो ख़राब लाइफस्टाइल, जैसे आपने बताया, खान पान, स्ट्रेस, यही है, या फिर कुछ और वजह भी हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियंस ही इससे ज़्यादा जूझते हैं, दिस प्रॉब्लम इज़ वर्ल्ड ओवर। हाँ, कुछ कुछ रेसेस हैं जैसे कि कोरियन, चाइनीज़, वो उनमें रेशियल प्रीडिस्पोजिशन कम है गंजेपन का। बट उनके अलावा मेरे हिसाब से ये जो गंजेपन की समस्या है भारत में और बाकी कंट्रीज़ में भी इक्वली प्रेवलेंट है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बाल जेनेटिकली बाकी देश के लोगों से अच्छे थे, हम भी उतने ही रिस्क पे हैं गंजेपन के। जी जी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे। किन लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सही नहीं है? यानी अगर आपके बाल लगातार झड़े जा रहे हैं तो क्या उस वक्त आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए? अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भाई देखो मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं तो मेरे बाल उगाएंगे और ये चीज़ जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। जी देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, ये एक प्रॉपर मिनिमली इन्वेजिव सुपरफिशियल सर्जरी है। और इसमें क्या होता है कि हम बॉल्ड एरिया जो है हमारा, वहाँ पे बाल लगाते हैं डोनर एरिया से लेके, ठीक है। तो ट्रेडिशनली जो बॉल्डनेस या गंजेपन का प्रोसेस है वो हमारे स्कैल्प के फ्रंट, मिड या क्राउन पोर्शन को अफेक्ट करता है और उससे बैक साइड और ये साइड्स प्रिजर्व्ड रहती हैं, वहाँ पे गंजापन नहीं होता है। तो अगर कोई अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस में आए, जब आपके सारे बाल प्रिजर्व्ड हैं, सिर्फ झड़ रहे हैं ज़्यादा, गंजापन दिख नहीं रहा है, तब ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। ट्रांसप्लांट तब कराना चाहिए जब स्किन दिखनी शुरू हो गई है और रूट्स पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर कोई बहुत यंग एज में आया, जैसे कि 25 साल से कम उम्र है और गंजेपन की स्टेज बहुत अर्ली स्टेज है, या फिर वो गंजेपन से परेशान नहीं है, वो सिर्फ बाल झड़ने से परेशान हैं, तो उन लोगों को ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। और एक दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए वो है कि आपका ये एरिया तो बॉल्ड है बट पीछे के बाल बहुत ही कमज़ोर हैं, पतले हैं और थिनिंग पीछे के बालों में भी बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में भी हम ट्रांसप्लांट एडवाइज़ नहीं करते। तो मैं इसको समराइज़ करती हूँ, ट्रांसप्लांट करवाने के लिए ये जो एरिया है आपका ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ स्कैल्प, ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी होना चाहिए और डोनर बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी उन लोगों को ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीछे बाल आपके रहें और मजबूत रहें, जी। तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जी अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं तो जी। ये वक्त सही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, जी। राइट? और ज़्यादातर लोगों के बाल ना मजबूत होते हैं, तो इसलिए वो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें पीछे के बाल भी झड़ के बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। बट जो लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से बाल झड़ने की रोकथाम हो जाएगी, वो बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लिया फिर लाइफ भर उनको कोई चिंता नहीं करनी, उनकी बालों को लेके सारी समस्याओं से छुट्टी, तो वो एक बहुत गलत सोच है और उस मिथ को ब्रेक करना आज हमारे शो का आई थिंक सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर मैंने सोचा कि चलो मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो मुझे क्या करना होगा? शुरुआत से अगर शुरू करें तो। जी, मान लीजिए आपने मन बना लिया है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो सबसे पहले तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें और उनको अपने स्कैल्प की स्किन और हेयर की एग्जामिनेशन करने दें। तो एक बार वो देख के पता लगा पाएंगे कि हाँ,
आपका जो स्किन है वो हेल्दी है, नॉर्मल है, और आपके जो बाल झड़ रहे हैं और गंजापन आया है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, आपके स्कैल्प डोनर की कंडीशन कैसी है। तो मैंने बोला कि अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है मेल्स और फीमेल्स में। लेडीज़ में हम देखते हैं कि जो गंजेपन का जो है, जो गैप आता है उनकी मांग के एरिया में, अगर वो बहुत सीवियर हो और पीछे के बाल बहुत अच्छे हों तभी हम हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ लेडीज़ में खान पान की अगर टेक केयर अच्छे से करें, हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करें और अपनी स्लीप अच्छी करें और कुछ नॉर्मल हेयर केयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, तो लेडीज़ में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती 90% केसेस में, और वो बिना ट्रांसप्लांट के ही ठीक हो जाते हैं। बट मेन में सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, उनको भी सेम इवैल्यूएशन के थ्रू जाना पड़ेगा स्किन और हेयर की इवैल्यूएशन में, और उसके बेसिस पे डॉक्टर बता पाएंगे कि आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या नहीं। और अगर आपने मान लीजिए ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने बोला आप करवा सकते हैं, आपको समझ में आ गया, आपको एग्जैक्टली पॉइंट वाइज जानना चाहिए कि आप ट्रांसप्लांट से क्या अचीव कर पाएंगे और क्या अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या अचीव नहीं कर पाएंगे वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि लोग सोचते हैं ट्रांसप्लांट से बहुत घने बाल आ जाते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ट्रांसप्लांट से जो बाल आते हैं वो देखने में घने लगते हैं अगर आपने ड्राई और शैम्पू सिचुएशन में आपने बालों को रखा। बट अगर आपने बालों में पानी डाला, तेल डाला, या ब्राइट सनलाइट में पिक्चर ली, या कैमरा की फ्लैश लाइट से पिक्चर ली, तो आपको उसमें बहुत सारे गैप्स दिखेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि ट्रांसप्लांटेड बालों का घनापन काफ़ी कम होता है। तो लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, वो सोचते हैं ट्रांसप्लांट से बहुत घने बाल आ जाएंगे, उससे 100% घने बाल नहीं आते। एक्चुअल नेचुरल घनेपन से काफ़ी कम बाल आते हैं। बट हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ फुलनेस। इसको मैं हिंदी में समझाऊंगी। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के द्वारा हम क्रिएट करते हैं एक इल्यूजन कि आपके कोई बॉल्डनेस नहीं है, हम पूरी तरह घने डेंस बाल नहीं देते। तो ऐसा लगता है कि आपके बाल बहुत घने हैं, पर असल में ऐसा होता नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ड्राई शैम्पू सिचुएशन में वो बाल घने दिखते हैं, ठीक है। बट अगर आप पानी डाल लेंगे तो क्योंकि वो बाल दूर दूर हैं, क्योंकि नेचुरल बालों के बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम होता है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो गैप थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमको बड़ा एरिया कवर करना होता है। दूसरा, अगर हमने ट्रांसप्लांट के वक्त बाल बहुत पास में लगा दिए तो वो उतने सक्सेसफुली ग्रो नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ऑप्टिमम डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली बात तो एम ही नहीं करना चाहिए कि हम अगर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं हम ये एम करें कि बहुत घने बाल आ जाएंगे, तो हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपके बॉल्डनेस ग्रेड्स में और आपके हेयर टाइप में किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। उसकी एक रियलिस्टिक पिक्चर जानने के लिए आप बाकी पेशेंट्स से मिल सकते हैं जिनका बॉल्डनेस का टाइप और हेयर का टाइप आपके जैसा था, और आप उनके रिजल्ट्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो आपको एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं किसी डॉक्टर से मिली और डॉक्टर ने सारे टेस्ट वगैरह किए और मुझे बोला कि हाँ भाई तुम करवा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट। अब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है, क्या उससे पहले मुझे कुछ सावधानियां बरतनी हैं, किस तरीके के टेस्ट करवाने हैं, ये आप बता सकती हैं? जी, मान लीजिए आपका डिसीजन हो गया कि आपको ट्रांसप्लांट करना है। मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आप अपना खान पान अच्छा रखिए, हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करिए। अल्कोहल और स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए हफ्ता 10 दिन पहले सर्जरी की डेट से। और दूसरी चीज़ है, आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने होंगे जो आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ को देखते हुए। तो अगर किसी को शुगर है यानी डायबिटीज़ है, और या फिर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो उनको उस टाइम सर्जरी नहीं करानी चाहिए। उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल करें और उसके बाद ही ट्रांसप्लांट करवाएं। शायद ईसीजी भी किया जाता है क्या जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो? ECG इज़ अ टेस्ट टू चेक द कंडीशन ऑफ हार्ट। सो हर डॉक्टर की अपनी अपनी चॉइस रहती है। अगर 40 साल से उम्र ज़्यादा है तो मैं ECG रिकमेंड करती हूँ, और इनफैक्ट कार्डियोलॉजी क्लियरेंस भी रिकमेंड करती हूँ। तो ईसीजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है बालों के लिए? नहीं, ECG आपकी फिटनेस को टेस्ट कर रहा है अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जा रहे हैं। बट अगर आप केवल हेयर लॉस से परेशान हैं तब ECG कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने और आपकी टीम ने डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन नाम की एक चीज़ शुरू करी थी, ये है क्या एग्जैक्टली, अगर आप समझा सकें? हाँ, आप इसको ऐसे समझिए कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसका प्रिंसिपल है कि हम पीछे से लेके बाल आगे लगाते हैं अलोंग विद द रूट्स।
तो जो ट्रेडिशनल FUE मेथड यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन या फिर फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन जिसे बोला जाता है, उसमें क्या होता था कि पहले एक एक बाल को निकाला जाता था, फिर उसको एक स्टोरेज सोल्यूशन में रखा जाता था, फिर वो जो बाल जहाँ प्लांट होगा वहाँ पे एक स्लिट क्रिएट किया जाता था और उसके बाद उस बाल को वहाँ पे इंसर्ट किया जाता था। तो 3 स्टेप्स थे, एक्सट्रैक्शन, स्लिट मेकिंग एंड इम्प्लांटेशन। तो हमने ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इसको रिवर्स कर दिया। हमने बोला कि क्यों उस बाल को इतनी देर बाहर रखा जाए, क्यों ना हम अपने प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करें, कोई नया प्रोसेस नहीं है बट एग्जिस्टिंग प्रोसेस को हल्का सा चेंज करें। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लिट्स बना देते हैं। जब हम स्लिट्स बना देते हैं तो जिस एंगल पे बाल लगेगा उसका डेप्थ, डायरेक्शन और डेंसिटी फिक्स हो जाता है, जिससे आपकी ओवरऑल लुक कैसे आएगी, आर्किटेक्चर कैसे होगा बालों का, वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन साथ साथ करते हैं। तो जब शुरू में हमने इस आइडिया को सामने रखा तो काफ़ी लोगों ने इस पे सवाल उठाया कि ये एक अननेसेसरी स्टेप है कि आप स्लिट्स पहले कर रहे हो, और उनको ये भी प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट लगा कि साथ साथ निकाल के साथ साथ ही लगाना, दोनों चीज़ें एक साथ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जिस हिसाब से हमने अपने प्रोसेस को, सिस्टम को इवॉल्व किया, हमने देखा कि इट इज़ पॉसिबल एंड इनफैक्ट उसकी आदत इतनी पड़ गई, इट बिकेम मोर ईजियर फॉर अस। और इसका एक इनडायरेक्ट एडवांटेज ये था कि बाल बॉडी के बाहर नहीं रह रहा है, वो निकल के जो अंदर जा रहा है उसका टाइम काफ़ी घट गया है। तो इसको हमने डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का नाम दिया। ये एग्जिस्टिंग टेक्निक का एक मॉडिफिकेशन है। अच्छा डॉक्टर अरेका, क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझा सकती हैं कि आज की डेट में अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा है तो कैसे किया जाता है वो? हाँ जी, अगर आप कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो जैसे आप मॉर्निंग में जाते हैं, ठीक है, तो आपको अनलाइक अदर सर्जरीज़ आपको खाना नाश्ता करके जाना है, ठीक है। अगर आप नाश्ता भरपेट करके गए हैं तो आप सर्जरी के दौरान थकेंगे नहीं, ठीक है। बाकी सर्जरीज़ में क्या होता है, यूजुअली डॉक्टर आपको ओवरनाइट खाली पेट रखते हैं, ठीक है, बिकॉज वो आपको एनेस्थीसिया देंगे। बट हमारी सर्जरी में उल्टा है, क्योंकि आप सर्जरी के दौरान पूरी तरह जगे रहते हैं तो आपको सुबह अच्छे से नाश्ता करके ही क्लिनिक जाना चाहिए और मेक श्योर कीजिए कि एक दिन पहले आपने नींद पूरी अच्छे से की है। फिर जब आप मॉर्निंग में आते हैं तो हम सबसे पहले आपकी फ़ोटोज़ लेते हैं सारे एंगल से, और फ़ोटोज़ लेने के बाद फिर हम एरिया डिमार्केट करते हैं। तो जो आपके डॉक्टर हैं वो एरिया हेयर लाइन को मार्क करेंगे, जिस एरिया में हम सर्जरी कर रहे हैं उसको मार्क करना भी ज़रूरी है, और जिस एरिया में हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं उस एरिया को भी मार्क करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने वो मार्किंग, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग म्यूचुअल डिस्कशन से हमको फाइनलाइज करनी चाहिए, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए। मान लीजिए आपको हेयर लाइन पसंद नहीं है, आपको लग रहा है बहुत ऊपर है तो हम उसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत नीचे है तो आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो। तो आप अपनी पुरानी पिक्चर्स अगर अपने डॉक्टर को दिखाएंगे और आप क्या चाह रहे हैं डॉक्टर को क्लियर पिक्चर देंगे, तो डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली आपकी डिज़ायर्ड हेयर लाइन बना के दिखाएंगे। डेफिनेटली हम एक अननेचुरल हेयर लाइन के लिए कभी अग्री नहीं होंगे। डॉक्टर आप बताएंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो नेचुरल लिमिट्स में है या नहीं, और व्हाट शुड बी द बेस्ट हेयर लाइन टू सूट योर इंडिविजुअल नीड्स एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, ठीक है। तो जब हमने वो एरिया डिफाइन कर दिया उसके बाद हम ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग में जहाँ बाल लगने हैं हम उसको भी ट्रिम करते हैं या फिर शेव कर देते हैं, और पीछे के एरिया जहाँ से बाल निकलने हैं उसको भी शेव कर देते हैं। तो जब ये हो जाता है फिर हम हेड वॉश करते हैं। हेड वॉश में हम मेक श्योर करते हैं कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपके सारे जो कीटाणु हैं स्कैल्प की स्किन पे वो सारे ख़त्म हो जाएं, और उसके बाद आप ओटी के अंदर जाते हैं। 1-2 स्टेप्स में रह गई बोलना कि पहले जो है वो आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और एलर्जी टेस्टिंग भी कर देते हैं चेक बिफोर हम ओटी के अंदर जाएं। तो एक बार आप ओटी में चले गए फिर सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि हम आपको एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने के इंजेक्शन। तो सुन्न करने के इंजेक्शन जो हम यूज़ करते हैं हम सब बहुत पतली सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज से करते हैं, और हम ये जो एरिया जहाँ सर्जरी होगी इसको इंजेक्शन से पूरी तरह नंब कर देते हैं यानी सुन्न कर देते हैं। तो एक बार वो सुन्न हो गया फिर आपको कोई दर्द नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपके जो डॉक्टर हैं वो आके हम स्लिट्स बनाना शुरू करते हैं। जब एक बार स्लिट्स बन जाते हैं, ये स्लिट्स अगर समझा दीजिए क्या है? स्लिट मतलब जहाँ पे बाल लगाया जाएगा, ठीक है। तो वो बाल जो लगाया जा रहा है उसकी किस डेप्थ पे लगाया जा रहा है, 2 मिलीमीटर्स, 3 मिलीमीटर्स, 4 मिलीमीटर्स, दैट डॉक्टर विल डिसाइड। एंड उसका एंगल क्या है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, वो भी आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और उसका
डायरेक्शन क्या है, फ्रंट है एग्जैक्टली, राइट या लेफ्ट हल्का सा जा रहा है, यानी जो हेयर लाइन का बाल है वो भी आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और एंगल ऑफ इमर्जेंस जैसे कि 5, 10, 15 डिग्री है, तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर स्लिट मेकिंग के टाइम डिसाइड कर देते हैं। तो स्लिट एक नीडल और एक CTS ब्लेड नाम से एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके द्वारा एक बनाया जाता है, और वो स्लिट आपका ओपन रहता है डे एंड तक, तो आप उसमें बाल इम्प्लांट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो नेक्स्ट डे तक भी आप उसमें बाल इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्किन एंड द हेयर इज इम्प्लांटेड ओवर देयर। और ये जो बाल इम्प्लांट किए जा रहे हैं ये आप सिर के पीछे से ले रहे हैं? पीछे से ले रहे हैं। अगर किसी के सिर के पीछे भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है तो बाल कहाँ से लेंगे? तो उस केस में जैसे कि मैंने बताया था, हम ट्रांसप्लांट रिकमेंड ही नहीं करते, ठीक है। और या फिर हम उसके केस में पीछे और बॉडी के हेयर भी कंबाइन करते हैं। बॉडी में आपका बियर्ड हेयर आ गया, चेस्ट हेयर आ गया, लेग हेयर आ गया, तो वो एरिया से भी लेके हम कंबाइन कर सकते हैं। बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेंसिटी और नेचुरल लुक नहीं मिलेगा, बिकॉज बॉडी हेयर का जो टेक्सचर है और ग्रोथ रेट है वो स्कैल्प से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो उस केस में रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा, एक बार बाल लगा दिया गया फिर क्या होता है? तो एक बार जब बाल लगा दिया और पूरा एरिया कम्प्लीटली कवर हो गया, इसमें बहुत समय लग जाता है, यानी कि पूरा का दिन कंज्यूम हो जाता है। तो हालांकि ये सर्जरी बहुत लंबा चलती है, इट इज़ सुपरफिशियल, मिनिमली इन्वेजिव, और ब्लड लॉस काफ़ी कम रहता है। बट फिर भी ये सर्जरी काफ़ी लंबा चलती है। जैसे सुबह 9 बजे अगर हमने शुरू किया तो शाम के 7 या 8 बज जाते हैं, क्योंकि हम एक एक स्लिट बनाते हैं पहले, और फिर एक एक बाल निकालते हैं, और फिर उसको एक एक लगाते हैं। तो बिकॉज ये एक माइक्रो सर्जरी है, सुपरफिशियल सर्जरी है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग सर्जरी, हाईली लेबर इंटेंसिव सर्जरी। तो पूरा दिन बीत जाता है इसको करते करते। तो एक बार जब सर्जरी हो गई फिर आप अपने घर जा सकते हैं, और जब आप घर जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूरा प्रिकॉशन समझाते हैं। प्रिकॉशन नंबर 1 ये होता है कि जो बाल हमने फ्रेशली लगाए हैं वहाँ टचिंग और रबिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने टच और रब किए तो फ्रेशली जो हमने ग्राफ्ट्स लगाए हैं वो निकल सकते हैं, ठीक है। तो जो बाल लगाए हैं अगर वो निकल गए तो वो एरिया खाली हो जाएगा। तो इसीलिए उनको 7 दिन तक ये प्रिकॉशन रखना होगा कि जहाँ बाल लगाए हैं वहाँ कोई टचिंग रबिंग ना हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि हम वहाँ के लिए एक स्प्रे देते हैं विच इज़ कम्प्लीटली स्टेराइल, तो वो स्प्रे उनको हर 2 घंटे में करते रहना है। और तीसरा, हम उनको एक नेक पिलो देते हैं सोने के लिए। नेक पिलो में अगर लगा के वो सोएंगे तो हेड स्टेबलाइज्ड रहेगा। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक होती है, एक पेन किलर होता है और एक एंटासिड होता है, जो टोटली 5 से 7 दिन लेना होता है। और एक बार 7 दिन बीत गए, हमने ये टोटल अपना केयर कर लिया, तो 7 दिन के बाद हम फर्स्ट शैम्पू करते हैं। हर डॉक्टर की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो कब शैम्पू करें। हम यूजेनिक्स में कोशिश करते हैं कि हम हर पेशेंट का शैम्पू 7th डे या 8th डे पे करें। तो फर्स्ट शैम्पू के बाद जो बालों के जड़ों में क्रस्ट लगा था वो निकल जाता है और स्कैल्प पूरा क्लीन हो जाता है। और उसके बाद कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद आप हैवी एक्सरसाइजेज, जिम, स्विमिंग कर सकते हैं, हेलमेट पहन सकते हैं। तो 7 दिन के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप बेड रेस्ट ना करें, बट कुछ भी काम कर सकते हैं, और बट आप हैवी जिमिंग और स्विमिंग नहीं कर सकते, इन बालों में टचिंग या रबिंग नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक्चुअली जब रिसर्च कर रही थी अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के, तो मुझे एक चीज़ ये पता चली थी, अपने नहीं मतलब मैं वही कह रही थी, आपके बहुत अच्छे बाल हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट के बारे में सोचेंगे भी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मत ही सोचिए। नहीं, अपने इस इंटरव्यू को लेके जब रिसर्च कर रही थी अच्छा। तो मुझे ये पता चला था कि कुछ बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको NW6/7 कहते हैं। हाँ, नॉर्वुड ग्रेड 6 and 7। हाँ, ये क्या होता है? तो देखिए, नॉर्वुड ग्रेडिंग ऑफ बॉल्डनेस ये बहुत समय पहले हमारी मेडिकल साइंस की बुक्स में पब्लिश करी गई थी। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेड 1 बॉल्डनेस उसको बोलते हैं जिसमें हेयर लाइन थोड़ा सा रिसीड हो जाता है, कॉर्नर्स हल्के से रिसीड हो जाते हैं। ग्रेड 2 में थोड़े से और डीप चले गए, ठीक है। ग्रेड 3 में ये फ्रंटल पूरा चला जाता है, उसके पीछे का रहता है। फिर ग्रेड 4 में वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रेड 5 में वो क्राउन को भी अफेक्ट करने लगता है हल्का हल्का, और ग्रेड 6 में वो कम्प्लीटली बॉल्ड हो जाते हैं, ठीक है। फ्रंट, मिड एंड क्राउन एवरीथिंग इज बॉल्ड, बट लिटिल बिट ऑफ टेम्पोरल हम्प्स आर मेंटेन्ड। ये साइड्स वाले फिर भी मेंटेन्ड होते हैं। ग्रेड 7 इज द लास्ट ग्रेड, यानी वो बॉल्डनेस का लास्ट ग्रेड है। उसमें क्या है कि हम्प्स भी थोड़े नीचे चले जाते हैं, पीछे का जो एरिया है क्राउन वो भी साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ग्रेड 7 इज कंसिडर्ड एज लास्ट ग्रेड, जिसमें आपका सारे फ्रंट के बाल जा चुके हैं, ऊपर का बॉल्ड एरिया भी काफ़ी चौड़ा हो चुका है और डोनर एरिया बहुत कम रह गया है। तो
तो ग्रेड 7 इज़ द लास्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस। बट ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये बहुत ही एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि किसी का केवल क्राउन बॉल्ड है, फ्रंट और मिड मेंटेन्ड है, तो वो इसमें एग्जैक्टली फिट नहीं होता इस ग्रेडिंग सिस्टम में। और कभी कभी क्या है कि आपके ऑल 3 एरियाज आर अफेक्टेड, ठीक है, बट हल्के, दे आर थिन्ड आउट बट दे आर नॉट फुली बॉल्ड। सो वैसे भी कुछ कुछ एक बॉल्डनेस टाइप्स होते हैं जो इस ग्रेडिंग में फिट नहीं होते, बट दैट डजंट मीन कि ये करेक्ट नहीं है। दिस ग्रेडिंग सिस्टम इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन मैन एज वेल एज फॉर डॉक्टर्स। अच्छा, मतलब ये काफ़ी ऐसी वाली स्टेज है कि भाई सर पे बहुत कम बाल अब रह गए, इसके बाद पूरा गंजापन ही आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेड 6 और 7 को, NW ग्रेड 6-7 को ये समझिए कि वो लास्ट स्टेज ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस है। अच्छा डॉक्टर अरेका, मुझे ये पता चला है कि आपने और आपकी टीम ने हाल फिलहाल में बॉलीवुड के काफ़ी मशहूर प्रोड्यूसर हैं बोनी कपूर, जानवी कपूर और खुशी कपूर के फादर जी, इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है, प्रोसीजर किया है, तो कैसा रहा वो? ठीक ठाक रहा? जी, प्रोसीजर बहुत ही लंबा चला, बिकॉज आपको पता है कि उनका बॉल्ड एरिया थोड़ा बड़ा है, फ्रंट मिड एंड क्राउन उनका कम्प्लीटली बॉल्ड है और काफ़ी समय से बॉल्ड है। और जैसे आप नॉर्वुड ग्रेड 6 की बात कर रहे थे, तो उनका बॉल्डनेस ग्रेड नॉर्वुड 6 में फिट हो रहा है। तो ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक ऑल्सो। सो दी डूइंग द सर्जरी फॉर हिम वॉज लाइक अ केक वॉक, वी डिड इट वेल। और उनका ना डोनर बहुत अच्छा था, तो उस वजह से हम बहुत ही अच्छा कवरेज, अच्छी डेंसिटी के साथ दे पाए हैं। और प्रोसीजर उनका थोड़ा लंबा चला और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं उनके रिज़ल्ट्स को लेके। हार्डली 15 दिन हुए हैं, तो अभी हमने उनका फर्स्ट हेड वॉश भी कर दिया है, स्किन कम्प्लीटली हील हो गई है एंड ऑल हिज पैरामीटर्स, ही टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ हिज हेल्थ, सो ऑल हिज पैरामीटर्स are being controlled nicely. So we are very excited and hopeful for very very good results. अगले 8-10 महीने में आप देख पाएंगे कि उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। चलिए, हमें भी इंतज़ार रहेगा। मुझे एक बात ये बताइए, जब कोई एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता है तो क्या उसके बाद दोबारा गंजापन कभी नहीं आता? हाँ, मैं आपको वही बता रही थी कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बाल झड़ना नहीं रुकते, जो रूटीन हेयर फॉल है वो चलता रहता है। लोग यही इस मिथ में जीते हैं कि सर्जरी करा ली तो फिर सब चीज़ों से छुट्टी, बाल झड़ने का प्रोसेस नहीं रुकेगा। तो जैसे कि हमने फ्रंट में अगर किसी के बाल लगा दिए, ट्रांसप्लांट कर दिया और वो बाल आ भी गए, वो खुश हैं, बट उसके पीछे के बाल टिके रहेंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो बाल भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर वहाँ ट्रांसप्लांट फिर से करेंगे। फिर मान लीजिए हमने सेकेंड सेटिंग में यहाँ भी लगा दिए, फिर अगर बॉल्डनेस फिर फैली तो और बाल चले जाएंगे, फिर हमको फिर से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं और मेरी पर्सनली ये अप्रोच रहती है कि अगर कोई एक बार सर्जरी करा रहा है तो उसको बहुत लंबे समय तक ये छुटकारा मिल जाए कि उसको बार बार सर्जरी ना करानी पड़े। तो इसलिए हम मेडिसिन पे काफ़ी ज़ोर डालते हैं। तो US FDA ने 2-3 दवाइयाँ अप्रूव की हुई हैं बॉल्डनेस को रोकने के लिए, और मैं ये बोलूँगी कि वो 100% पेशेंट्स में तो नहीं, बट मोर देन 90% पेशेंट्स में काफ़ी इफेक्टिव रहती हैं बॉल्डनेस को रोकने के लिए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप सर्जरी से पहले दवाइयाँ अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं, उनको लें, उससे और लेने के बाद आपको 2 चीज़ प्रूव होएगी कि आपके बाल झड़ने रुक गए हैं, दूसरी चीज़ आप बाल वो दवाई ले पा रहे हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, यानी वो दवाई आपको सूट कर रही है, बिकॉज 98% लोगों को वैसे भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो जब आप इन 2 चीज़ों में श्योर हो जाएं, उसके बाद ही आप सर्जरी कराएं, खासकर अगर आपकी एज यंग है। बट अगर आपकी एज 45-50 से ज़्यादा है, उस केस में मैंने देखा है कि बॉल्डनेस क्योंकि और फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगी तो आप सर्जरी करा सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ मेडिसिन। बट अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी अच्छी डाइट, आपकी फुल स्लीप, ऑल दोज फैक्टर्स आपके बालों की मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। किस एज तक करवा सकते हैं? मतलब 60 साल, 55 साल, कब तक एक आखिरी स्टेज है कि अब यहाँ तक करवा सकते हैं, इसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, ठीक है। हमने जो एक ट्रांसप्लांट 75 की एज पे भी किया हुआ है एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। सो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी हार्ट की कंडीशन ठीक है, शुगर कंट्रोल्ड है, बीपी कंट्रोल्ड है और आपका डोनर एरिया अच्छा है, तो आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि मैंने बोला, यंग एज में, खासकर 25 साल से कम की उम्र में अगर हम सर्जरी करते हैं तो बाल कितना लंबा चलेंगे हमको गारंटी नहीं है। बट अगर एज ज़्यादा है, 45 या 50 से ज़्यादा,
तो वो बाल लंबा चलेंगे, उस चीज़ की एश्योरेंस हमको रहती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा एज के पेशेंट की सर्जरी करने में। और एज लॉन्ग एज आपकी फिजिकल फिटनेस सही है तो हम ट्रांसप्लांट 75 की एज पे, 80 की एज पे, 85 की एज पर भी कर सकते हैं। ओके। और मैंने सुना है ऐसा कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है जब ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो क्या ये कोई दिक्कत की बात है? कितनी ब्लीडिंग होती है? देखिए ये एक प्रॉपर सर्जरी है, ये कोई पार्लर प्रोसीजर नहीं है कि हम गए सुपरफिशियली करवा के आ गए। ये एक प्रॉपर सर्जरी है, बट ये बहुत ही सेफ और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। तो ब्लड लॉस 10 से 15 ml, मैक्स टू मैक्स 20 ml होता है। क्योंकि देखिए जहाँ बाल लगाया जाएगा, जब स्लिट बनेगा तो थोड़ा सा ब्लड ऊजिंग होगा, जहाँ से बाल निकलेगा वहाँ से थोड़ा सा ऊजिंग होगा। तो वो जो ऊजिंग अगर आप दिन भर का भी काउंट करें तो ओवरऑल ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है। इट इज़ नॉट सो मच कि वी शुड बी वरीड एट ऑल। ओके। इसीलिए शायद डायबिटीज़ के पेशेंट्स को और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको क्लियरेंस लेने के लिए कहा जाता है डॉक्टर से। देखिए डायबिटीज़ में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो स्किन में कोई भी घाव है उसकी हीलिंग में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जरी, और इसमें मान के चलिए छोटे छोटे इंसिजन्स लगेंगे ही। तो बॉडी की हीलिंग टू द पॉइंट रहे, इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का रीज़न है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उस केस में हमने स्लिट बनाया तो ऊजिंग ज़्यादा होगी, खून तो ज़्यादा इसलिए निकलेगा। भी उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और हार्ट का कंडीशन डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लड प्रेशर से, ठीक है। अगर किसी के हार्ट में कोई इश्यूज़ हैं तो उसका बीपी जनरली हाई रहेगा, तो इसलिए भी उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। पोस्ट सर्जरी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ये तो आपने अभी हमें बता दिया। मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए अगर किसी ने करवाया है अपना हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए मेंटेनेंस में कुछ तो मैं आपको लाइफस्टाइल की चीज़ें बताऊंगी और फिर मैं जाऊंगी दवाइयों पर। तो लाइफस्टाइल में आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट में पनीर, एग्स, बीन्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बीच बीच में नॉन वेजिटेरियन फूड, और ये सब का जो मैथ्स है, आपको करना पड़ेगा। प्रोटीन कंटेंट ऑफ योर डाइट आपको निकालना पड़ेगा। जैसे लोग कैलोरीज को काउंट करते हैं बट प्रोटीन को काउंट नहीं करते हैं। तो जैसे आप कैलोरीज काउंट करते हैं, ऐसे आप प्रोटीन को काउंट करने की आदत डालेंगे तो आपके बालों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो जिसका वज़न मान लीजिए 55 kgs है, उनको 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए अगर वो हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करते। बट अगर वो हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं तो उनको इनफैक्ट 1.2 ग्राम्स यानी 55 से भी ज़्यादा इनको ग्राम्स प्रोटीन एवरीडे लेना चाहिए। तो मैंने आपको फिर से रिपीट करती हूँ, एग्स हो गया, पनीर, दालें जो हैं हमारी, और आपका नॉनवेज फूड, ये 4 नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। बट अगर आप किसी कारण से कम खा रहे हैं तो आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, ताकि आपका प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो एडिक्वेट जाए। इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन। इसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन, जिसमें कि वाइटामिन्स, मिनरल्स और कुछ अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, वो आप वाइटामिन सप्लीमेंटेशन से करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप, मेरा ये कहना है कि अगर किसी की डाइट कंप्लीट है तो उनको वाइटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है नहीं, उनको नेचुरल डाइट से ही सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया डाइट आपको ठीक रखनी है। दूसरा है स्लीप। अगर हम रोज़ कम सोएंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस केमिकल्स बॉडी में बढ़ जाएंगे, और स्ट्रेस कैन लीड टू हेयर फॉल ऑल्सो, ठीक है। सो आपको नींद पूरी करना भी ज़रूरी है। तीसरा जो आ जाता है कि आप बालों में बहुत तेज़ गर्म पानी मत डालें, बहुत तेज़ गर्म हेयर ड्रायर से बालों को ट्रीट ना करें, बालों में एक्सेसिव कलरिंग केमिकल्स या हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल्स ना लगाएं। तो ये तो हो गई आपकी जनरल हेयर केयर। अभी आ जाते हैं दवाइयों पे। तो दवाइयों के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, और आपकी एज और बॉल्डनेस की कंडीशन देखते हुए डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ देते हैं उसको आप एडहेयर कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर केसेस में दवाइयों की नहीं ज़रूरत पड़ती अगर आपकी डाइट वगैरह ठीक है, स्पेशली लेडीज़ में, और मेन में भी अगर उनकी एज 45 या 50 से ज़्यादा है। बट हाँ, यंग एज में यानी लेस देन 45 की एज में हमने अगर ट्रांसप्लांट किया है मेन में, तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप दवाई खाएं, बिकॉज बॉल्डनेस आपका फैलता ही रहेगा, प्रोग्रेस करता ही रहेगा जैसे जैसे एज बढ़ेगी। ओके। और एक सवाल मेरा ये भी है कि ये पूरा एक दिन में हो जाता है या और सेशंस की ज़रूरत पड़ती है? देखिए वो एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने नॉर्वुड 6-7 की बात करी तो उसको एक दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसमें 2 या 3 दिन लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में हमने फ्रंट किया, सेकंड डे में हमने मिड किया, थर्ड डे में हमने क्राउन किया, ठीक है।
तो कभी कभी 3 दिन लग जाते हैं। बट अगर बॉल्डनेस का ग्रेड कम है तो वो एक ही दिन में हो जाता है, सुबह 9 बजे से शाम को 6-7 बजे तक वो कंप्लीट हो जाता है। ओके। डॉक्टर अरेका, ये 2022 की बात है। हमने देखा था दिल्ली में एक 30 साल के युवक की मौत हो गई थी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, और ऐसे और भी कुछ केसेस सामने आए हैं। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट अपने आप में एक रिस्की सर्जरी है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है और एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। तो हर प्रोसीजर के साथ, हर दवाई के साथ थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड रहता है। तो इसीलिए, क्योंकि एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, हम इस तरह का रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमको प्रोसीजर को कम्प्लीटली रिस्क फ्री कंडीशंस में ही करना चाहिए। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिकल फिटनेस आप टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करें कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, बॉल्डनेस का ग्रेड चेक करें कि आप कैंडिडेट हैं भी कि नहीं सर्जरी के, एंड थर्ड, आपका जो सेंटर है उसमें कम्प्लीटली एलर्जी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो उसको टेक केयर करने की आपके पास एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंटेशन, आपके पास डॉक्टर सपोर्ट होना चाहिए, और हाइजीनिक कंडीशंस में सर्जरी करी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्जरी के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह स्टेराइल होने चाहिए। जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें प्रॉपरली एंटी माइक्रोबियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे जाना चाहिए। अगर सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को एड्रेस करके ही सर्जरी की जाए तो ये चांसेस नहीं होंगे। बट हाँ, रिसेंटली कुछ केसेस ड्रग एलर्जी की वजह से, वो डिलेड ऑनसेट एलर्जी की वजह से कुछ 1-2 हमने मोर्टेलिटीज़ की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। और डेफिनेटली इसमें क्वालिफाइड डॉक्टर और एक सही सेंटर को चुनने की बहुत ज़रूरत है। ड्रग एलर्जी मतलब जो दवाइयाँ दी गई उनसे एलर्जी हुई? जी, तो जो दवाई हम इंजेक्ट करते हैं इस एरिया को सुन्न करने के लिए, कभी कभी उससे भी एलर्जी हो जाती है, और वही एक कारण है जिस वजह से ये मॉर्टेलिटी के केसेस सामने आए हैं। हालांकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि क्या एग्जैक्ट रीजंस थे उसमें। इसीलिए हम सर्जरी से पहले एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। इन द मॉर्निंग आपके फोरआर्म पे उस दवाई को थोड़ा सा इंजेक्ट किया जाता है और दोनों बाजू पे, और एलर्जी को चेक किया जाता है। डॉक्टर अरेका, वैसे तो आपने हमें ये बताया है कि जो गंजेपन की समस्या है ये पुरुषों में ज़्यादा आम है, महिलाओं को नहीं होती है। पर क्या हेयर ट्रांसप्लांट कोई महिला भी करवा सकती है अगर करवाना चाहे तो? जी, महिलाओं में 2 सिचुएशंस हैं। मान लीजिए किसी महिला के बाल बहुत अच्छे हैं, बाल नहीं झड़ रहे हैं, बट माथा बहुत चौड़ा है, ठीक है, हेयर लाइन बहुत ऊपर है, और वो उस वजह से हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर इवैल्यूएट करेंगे कि उनका डोनर यानी पीछे के बालों की डेंसिटी और हेयर कैलिबर यानी बाल कितना मोटा है, ये 2 चीज़ें डॉक्टर असेस करेंगे। उसके बेसिस पे डॉक्टर असेस करेंगे कि वो उसको कितना नीचे लाना चाहते हैं, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर्स। तो अकॉर्डिंगली वो नई हेयर लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इफ़ द जो महिला हैं और डॉक्टर हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो करंट डोनर से फुलफिल की जा सकती हैं, देन हाँ, उस केस में हम सर्जरी कर सकते हैं। तो वो एक बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। दूसरा, कुछ महिलाएं क्या करती हैं, बालों को बहुत टाइट बांधती हैं। मेरे पास एक हेयर हॉस्टेस आई थी, वो बालों को अपने जॉब की वजह से बहुत टाइट बांधती थी। वो टाइट बांधने की वजह से उनकी हेयर लाइन काफ़ी ऊपर शिफ्ट हो गई। तो उनका माथा बचपन से चौड़ा नहीं था, बट वो टाइट बांधने के कारण ऊपर चला गया। उस केस में भी हेयर लाइन को नीचे लाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। थर्ड सिचुएशन है कि जो मांग के एरिया की बॉल्डनेस है, मांग के एरिया की जो बॉल्डनेस है, थिनिंग है, अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 यानी माइल्ड टू मॉडरेट है, तब सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, तब सर्जरी की जा सकती है। और कितना खर्चा आ जाता है, अगर एक बॉल पार्क फिगर बताएं तो? देखिए, खर्चा डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया कवर होना है वो कितना बड़ा है और कितने बाल लगने हैं, ठीक है, और आपकी स्किन कंडीशन कैसी है, आपको कोई बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स पे आपका ओवरऑल खर्चा डिपेंड करता है। तो अगर खर्चा स्टार्टिंग 1.5 लाख से 1-1.5 लाख से शुरू होता है, और किसी का एरिया ज़्यादा बड़ा हो तो खर्चा ज़्यादा आ सकता है। अच्छा। डॉक्टर अरेका, आप और आपकी टीम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसका नाम है स्टेम सेल हेयर रीजनरेशन प्रोजेक्ट। ये क्या है? देखिए, स्टेम सेल पे हमारी टीम नहीं काम कर रही, केवल पूरी दुनिया के डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हम तो बेसिकली डॉक्टर्स हैं, ठीक है। यूएस में और इंडिया में भी रिसर्चर्स अलग होते हैं, ठीक है, जो टिश्यू और सेल पे रिसर्च करते हैं। तो वो इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि अगर हम स्टेम सेल यानी कि जो सेल है जो मल्टीप्लाई होके हेयर को
जन्म देता है, अगर हम उस टेल से नए बालों की ग्रोथ कर पाएँ तो हम बिना हेयर ट्रांसप्लांट के ही बाल लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इनिशियल स्टेज है और इस पे कमेंट कर पाना कि ये सक्सेसफुल होगी फ्यूचर में, ये बहुत ही मुश्किल है। समय बताएगा, 5, 10, 15, 20 साल भी लग सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कभी सक्सेसफुल ना हो पाए, बिकॉज मेडिकल साइंस में अभी तक स्टेम सेल से वो बाकी ऑर्गन्स को भी ज़्यादा रीजनरेट कर नहीं पाए हैं। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बाकी सारे ऑर्गन की उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में वो सक्सेस होगा कि नहीं वो फ्यूचर ही बताएगा। अच्छा, और ये बालों की क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग का मतलब है, देखिए हमने एक सेल लिया और उससे आपने मल्टीपल उसको आउटसाइड द बॉडी कल्चर करके बहुत सारे टिश्यू को जन्म दे दिया। यानी कि जैसे आपने थोड़ा सा लीवर का टिश्यू लिया, उसको क्लोन करके आपने बहुत ज़्यादा बना दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोनिंग। तो क्लोनिंग भी एक अलग टेक्निक है और वो भी टोटली अंडर रिसर्च है। उसमें काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज जो सेल बॉडी के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों वो कैंसर ना बने और क्या वो 100% ह्यूमंस में सेफ होगा, वो टाइम ही बताएगा। वो बट क्लोनिंग सक्सीड भी नहीं हुई है अभी। क्लोनिंग में वो पूरा उन्होंने कोई सक्सेस हेयर के मामले में अचीव नहीं की है कि वो हेयर को क्लोन कर पा रहे हैं। तो ये भी एक, दीज आर ऑल रिसर्च टॉपिक्स एंड अभी तक इसमें कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई है किसी को भी। डॉक्टर अरेका, हमने हेयर ट्रांसप्लांट को लेके तो काफ़ी बात कर ली, पर आजकल एक चलन और चल रहा है जिसको कह रहे हैं आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट या फिर बियर्ड ट्रांसप्लांट। तो मतलब लोग क्या दाढ़ी नहीं लगवा रहे हैं और भवें नहीं बनवा रहे हैं? जी हाँ, मान लीजिए किसी के चोट की वजह से आईब्रो चली गई है या किसी कारण से आईब्रो पूरी ही ख़त्म है, तो उस केस में हम हेयर ट्रांसप्लांट से आईब्रो को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डॉक्टर काफ़ी स्किलफुल है तो काफ़ी नेचुरल लुक की आईब्रो वो रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। और दूसरा है बियर्ड ट्रांसप्लांट। बियर्ड ट्रांसप्लांट का बहुत ज़्यादा चलन चला हुआ है। मैंने देखा है बहुत यंग लड़के जिनकी बियर्ड काफ़ी कम है, वो एकदम से रश कर रहे हैं बियर्ड में बाल लगवाने के लिए। मैं उन सबको सावधान करना चाहूँगी कि इस चक्कर में ना पड़े। जिसकी बियर्ड बिल्कुल नहीं है उसको थोड़े से बाल लगा के हम थोड़ी सी बियर्ड दे सकते हैं, जिसकी थोड़ी है उसको थोड़ा सा और बढ़ा के हम बढ़ा सकते हैं। बट जिसकी बियर्ड बिल्कुल नहीं है और वो बहुत ज़्यादा बाल अगर लगवा लेते हैं तो काफ़ी सिचुएशंस में वो ऑड लगता है, क्योंकि बियर्ड का बाल नेचुरली मोटा और करली होता है। और वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनके पीछे पतले बाल हैं और स्ट्रेट बाल हैं, वो यहाँ लगा लेंगे तो काफ़ी अननेचुरल और अजीब लगेगा। हाँ, अगर पीछे का बाल करली है जो कि बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो वो लगवाएंगे तो नॉर्मल लग सकता है। तो आपको डॉक्टर से समझ के आपको अपनी हेयर क्वालिटी चेक करनी चाहिए और हेयर ट्रांसप्लांट बियर्ड में ना लगवाएं। और बियर्ड आप थोड़ी सी एनहांस करा सकते हैं, 0 से 100 पे जाने की कोशिश ना करें। मेरे पास काफ़ी सारे यंग लड़के आए बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, उनका लुक इतना अननेचुरल था, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, घर में बैठ गए और वो इस चीज़ से अब उससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनको। तो बियर्ड ट्रांसप्लांट भी एक अपकमिंग चीज़ है और बियर्ड में हम थोड़ा सा घनापन बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट बहुत ड्रास्टिक एम नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा स्कैल्प लेके बियर्ड में मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। हर डॉक्टर का एक्सपीरियंस अलग है, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। हमारे पास बियर्ड ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे एक पेशेंट थे, वो अपनी बियर्ड उनकी यहाँ तक थी, उन्होंने ऊपर तक करवाई, तो हमने बियर्ड से ही लेके बियर्ड में ही लगाए। वो बेस्ट केस सिनेरियो है, उसमें वो बाल पूरा नेचुरल लगता है, कोई भी नहीं बता सकता कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। अच्छे ट्रांसप्लांट की ये निशानी है कि कोई भी देख के ना बता पाए कि वो ट्रांसप्लांट है। अगर कोई भी देख के गैस कर पा रहा है कि ट्रांसप्लांटेड बाल है, तो फिर हमारा एम खत्म, मतलब हमारा जो गोल है वो लूज़ हो जाता है। तो इसीलिए बियर्ड ट्रांसप्लांट में मैं देख रही हूँ कि आजकल फैशन जो बियर्ड का ज़्यादा चला हुआ है, तो बियर्ड ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमन हो गया है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर अरेका आपसे ये है, हेयर ट्रांसप्लांट वैसे बहुत सस्ती सर्जरी तो नहीं है। बहुत लोग हैं भाई, सब चाहते हैं उनके बाल घने रहें, अच्छे रहें, पर सब इतने खुशनसीब नहीं होते हैं। बहुत लोग नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते। एज अ डॉक्टर, आप हेल्दी बालों के लिए हमारी जो ऑडियंस है उसको क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, हेयर ट्रांसप्लांट को एक खर्चे की तरह ना देखें, इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, आप अपने केयर पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लुक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ए इन्वेस्टमेंट। आप अपनी उस हेयर लाइन को लाइफ टाइम यूज़ रहने करने वाले हैं और वो चेंज भी नहीं हो सकती है, ठीक है।
तो हेयर ट्रांसप्लांट को एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाए, सही समय पे किया जाए। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं और आप करवा सकते हैं, पर फिर भी आपको डॉक्टर से मिलके जानना है कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं, और तभी आपको ये चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट। बट डेफिनेटली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम शुरू से एहतियात बरतें हैं तो हम बॉल्डनेस को हमेशा के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अप्रोच विल बी डिफरेंट फॉर मैन एंड वुमेन। फॉर मैन उनको देखना पड़ेगा, पुरुषों को देखना पड़ेगा कि उनके फादर, ग्रैंडफादर या मामा या नाना की साइड गंजापन था या नहीं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो जो कर सकते हैं, अपने बॉल्डनेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटोज़ लीजिए फ्रंट, साइड, टॉप व्यू से, और अपने लैपटॉप में डेट के साथ रख लीजिए। हर 6 महीने में पिक्चर्स आप करेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपके बाल झड़ रहे हैं कि नहीं। मेरा मतलब देखिए 50 से 100 बाल डेली झड़ते ही हैं, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि हेयर की वॉल्यूम धीरे 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 कम हो रही है या फिर स्किन दिखनी शुरू हो रही है, ये 2 साइंस हैं जो प्रूव करते हैं कि आप बॉल्डनेस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अगर आपको महसूस होता है कि आप बॉल्डनेस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और वो ऐसी दवाइयाँ आपको देंगे कि आप उसको इमीडिएटली अरेस्ट भी कर सकते हो, और जो रीसेंट आपका लॉस है लास्ट 5-6 मंथ्स का या कभी कभी 1 ईयर का भी, आप उसको रीगेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो डॉक्टर से मिलकर डिसाइड करना है। तो अर्ली स्टेज में आपने बॉल्डनेस को प्रोग्रेस को रोक भी लिया और रीगेन भी कर लिया। इसके अलावा जो हेल्दी हेयर हैबिट्स जो मैंने आपको बताई थी, गुड प्रोटीन डाइट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, नो ट्रीटमेंट ऑफ हेयर विद हॉट वाटर, हॉट एयर, एंड नो एक्सेसिव यूसेज ऑफ केमिकल्स, ये 4-5 चीज़ें आप करेंगे तो आप हेयर को इंजॉय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं विमेन में। विमेन में सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। जो मल्टीपल हेयर स्टाइल्स हैं जिसमें बालों को बहुत टाइट बांधा जाता है, उन हेयर स्टाइल से बचें। डाइटरी प्रोटीन पे बहुत ध्यान दें, बिकॉज हमारी जो नेचुरल इंडियन डाइट है यूजुअल, उसमें कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जो प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी कम रहता है। तो लोग स्प्राउट्स और दालों का जो खाते हैं, दाल खाते हैं बट क्वांटिटी उतनी नहीं खाते हैं, ठीक है। पनीर भी खाते हैं पर रोज़ नहीं खाते और क्वांटिटी कम खाते हैं। ज़्यादातर हम लोग वेजिटेरियन होते हैं। अगर हम एग भी लेते हैं तो हार्डली 1 या 2 एग लेते हैं। एक एग में आपको सिर्फ 6 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। तो अगर आप पूरा मेजर करोगे, अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन खाओगे, तो आपको अपने डाइट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है महिलाओं में। और मैंने देखा है कुछ महिलाएं चेंजेस कर लेती हैं, बाल अच्छे हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो केयर करना छोड़ देती हैं, ठीक है। दूसरा, आजकल दौर चढ़ा हुआ है क्रैश डाइटिंग का, ठीक है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, बट जिस विंडो में आप खा रहे हैं आपका कैलोरिक इंटेक बहुत कम है, तो बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाती है, तो उस केस में भी हेयर लॉस होता है। रैपिड वेट लॉस से बचें। वेट लॉस की जगह फैट लॉस को टारगेट करें। फैट लॉस शुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल। जो वेइंग स्केल पे आपका वज़न घटेगा उसको ट्रैक ना करके आपका साइज़ घट रहा है, आप एक्सेसिव फैट को बॉडी से निकाल रहे हैं, और मसल मास को मेंटेन करके रखें। तो अगर करेक्ट तरीके से वेट लॉस की प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा तो आपको हेयर लॉस भी नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, हार्मोनल करेक्शंस, ठीक है। विमेन में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप थायराइड स्पेशलिस्ट से भी मिलें, और आपकी अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो भी अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन स्पेशलिस्ट से मिलके थायराइड और हार्मोन्स को आप रेक्टिफाई करें। एंड चौथा, जो नॉर्मल हेयर केयर प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करिए। कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिनके बाल स्ट्रेट हैं वो उनको कर्ली करवा रहे हैं हीट लगवा के, और जिनके बाल कर्ली हैं उनको वो स्ट्रेट करवाने हैं। तो वंस इन अ वाइल इट इज़ फाइन, बट इफ़ यू डू दैट रिपीटेडली आप अपने हेयर शाफ्ट को डैमेज करते हैं, हेयर लॉस को प्रोग्रेस करवाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरिका, आपने गंजेपन को लेकर के, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और हमारे जो दर्शक सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में, उम्मीद है ये जानकारी उनके भी बहुत काम आएगी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।